गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्या हो गया, अब इतने सब परेशान क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे हो आप गुड मॉर्निंग? गुड मॉर्निंग आप सभी को। 2 दिन बाद आए हो आप लोग, तो वहां पे भी नहीं आए थे। स्पोर्ट्स डे में भी नहीं आए थे ना आप लोग, स्पोर्ट्स डे में कोई भी नहीं आया आप में से। अच्छा, वो तो मोनिका मैम आपसे बात करेगी अब। चलो, अब कोई बात नहीं करेगा। बताइए, लास्ट लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? और सबका काम कंप्लीट है जितना हो गया? आप कहाँ तक पहुंचे? आपसे पूछ रही हूँ, मतलब कहाँ तक किया तो। ऐसा रफ में तो नहीं कर रहे ना अभी आप? रफ में कर रहे हो, फेयर में कब तक होगा आपका? 2 दिन बाद दिखा दोगे? 2 दिन बाद खुद से दिखा देना। ठीक है, भरोसा है। आपका कंप्लीट है बाकी सभी काम? चलो, फिर मैं चेक करूंगी कॉपी वेडनेसडे को सबकी, सारे सब्जेक्ट की। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड में लास्ट टॉपिक दिखाओ कहाँ तक पढ़ा। इनकम इलास्टिसिटी पढ़ ली या पढ़नी है? ठीक है, देखिए हम कैसे पढ़ रहे थे। हम टॉपिक पढ़ रहे थे इलास्टिसिटी ऑफ। अरे क्या हो गया, आप इतना शोर क्यों कर रहे हो? प्राइमरी क्लास थोड़ी ना अपनी कि सब डिस्कस कर रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी कंप्लीट कर लिया। कितने मेथड थे इसमें? कौन कौन से? परसेंटेज चेंज मेथड, इसका फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज मेथड का? डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वैसे लिखे तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। माइनस साइन को इग्नोर करना है। ठीक है, सेकंड मेथड क्या पढ़ा था अपन ने? पॉइंट मेथड में हमने 5 पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी निकाली थी। सबसे ऊपर E इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, उससे नीचे मोर देन वन, बिल्कुल मिड में इक्वल्स टू वन, उससे नीचे लेस देन वन, और बिल्कुल जो ओ एक्स एक्सिस पे पॉइंट आता है वहां पे E इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद कौन सा आर्क मेथड पढ़ा था? आर्क मेथड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? और आर्क मेथड कब यूज करते हैं? जब दो पॉइंट्स के बीच में इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी होती है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। बस करना क्या है, यहाँ पे p प्लस पी वन, यहाँ पे q प्लस क्यू वन। एक हमने डी वाला देखा था, टोटल आउटले या टोटल रेवेन्यू मेथड। इसका कोई फॉर्मूला था? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या था पॉइंट मेथड का? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। टोटल आउटले मेथड में अपन को पहले टोटल एक्सपेंडिचर निकालना होता है, वो कैसे निकालते हैं? p मल्टीप्लाई बाय q करके। फिर हमें देखना होता है कि अगर प्राइस ज्यादा है तो टी भी ज्यादा हो रहा है, तो ई क्या होगी? प्राइस ज्यादा तो टी ई भी ज्यादा, टोटल एक्सपेंडिचर भी ज्यादा, तो ई क्या होगा? यही तो बोला था मैंने, आप यही गलती करते हो, लेस देन वन होगा ना। प्राइस ज्यादा तो टोटल एक्सपेंडिचर भी ज्यादा, तो ई क्या होगा? लेस देन वन। प्राइस और प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीज हो जाने पर टी पर कोई चेंज नहीं पड़ता, तो ई क्या होगा? इक्वल्स टू वन। प्राइस ज्यादा तो टी कम, प्राइस कम तो टी ज्यादा, तो ई मोर देन वन। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। उसके बाद हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे? कि इनकम में चेंज हो जाने पर डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगी। मैंने आपको इसमें एक होमवर्क भी दिया था, किस किसने नहीं किया है? पहले तो ये याद दिलाऊं कि मैं होमवर्क कौन सा दिया था। अच्छा, किस किसने कर लिया है? गुड। और बस एक ही बच्चे ने करा है? क्लैप फॉर हिम। अरे क्लैप करो, अभी मैं बता दूं, पहले क्लैपिंग करो उनके लिए। कॉपी दिखाओ। नहीं, कहाँ किया है आपने, कौन सा होमवर्क किया है? इलस्ट्रेशन ये? और भी तो दिया था एक केस की इनकम। नहीं, ये भी तो दिया था कि इनकम इलास्टिसिटी के भी 5 केसेस बनेंगे।
ये नहीं दिया था मैंने? अच्छा, इलस्ट्रेशन कौन सा दिया था, 6? अच्छा, मैंने वो बोला था एक तो कि जो बुक का क्वेश्चन था वही आपको ठीक से करना था। मैंने क्लास में बता ही दिया था, कॉपी में उतारना था कि ओल्ड कार के केस में इलास्टिसिटी क्या होगी और न्यू कार के केस में इलास्टिसिटी क्या होगी। नहीं करा आप लोगों ने? हमने उस दिन क्लास में करा था, ये लीजिए। उस दिन हमने क्लास में करा था, तब ओल्ड कार की नेगेटिव आई थी और न्यू कार की पॉजिटिव आई थी, तो इससे हमने कंक्लूजन क्या निकाला था, ओल्ड कार कौन सा गुड्स है, इन्फीरियर, और न्यू कार कौन सा गुड्स है, नॉर्मल। ठीक है, मेरे को जहां तक याद है मैंने एक और होमवर्क दिया था, मैंने बोला था, चलो, मैंने ऐसे कहा था जैसे अपन ने वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस पढ़ा था ना, कैसे, E इज इक्वल्स टू 0, लेस देन 1, मोर देन 1, ऐसे इनकम की भी इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है 5। बस फिर मैंने बोला था वहां पे बस डिमांड कर पॉजिटिव नहीं, मैंने, आप लोगों को किसी को याद नहीं है? और मैंने जाते हुए शायद आपको बना के बताए भी थे पांचों केसेस। ऐसा तो नहीं कि मुझे ही कुछ कुछ याद नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि बताया था, आप लोगों को तो याद ही नहीं आ रहा, किसी भी बच्चे को याद नहीं आ रहा। चलिए, हेडिंग डालिए, वैल्यू ऑफ, अभी याद आ जाएगा सब, वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। जैसे वहां पे E इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या था, प्राइस में चेंज हो जाने पर डिमांड में चेंज नहीं होता, तो इनकम में E इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनकम में चेंज हो जाने पर डिमांड में चेंज ही नहीं होगा। बताया था ना उस दिन ऐसे कैसे बनाने के लिए। आप ये मत सोचना मैं डांटती नहीं हूँ, अभी क्या आप नए नए हो ना, एक दो बार हुआ है मिस, अभी थोड़े दिन बाद एक टेस्ट हो जाए उसके बाद आपका, ये तो अपना 2 दिन में हो जाएगा, इसका टेस्ट होगा सबसे पहले। यहाँ पे 5 केसेस बनाइए। चलो करके बताओ आप लोग मुझे ये, फटाफट 5 मिनट के अंदर 5 केसेस बनेंगे। E इज इक्वल्स टू 0, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, मोर देन 1। मैं आपको ना 5 मिनट दे रही हूँ, वो सब ऐसे जैसे प्राइस में लिखा था ना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस यहाँ पे प्राइस की जगह सारी चीजें क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ऐसे कुछ बच्चे थे जो उसमें उस वाले टॉपिक में नहीं थे, आप थे प्राइस और डिमांड वाले की वैल्यूज वाले? अच्छा, सभी थे और आप नहीं थे? आपने एडमिशन तो ले ही लिया था। मुझे पता है कौन नहीं था, आप अपना काम करिए पहले।
ठीक है, कुछ बच्चे कर रहे हैं, मतलब उनको आता है, ऑलमोस्ट सभी को। तो अब मैं भी कर रही हूँ, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बट आप खुद से करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड irrespective demand irrespective of change in, यहाँ पे प्राइस मत लिख देना, इनकम। यहाँ पे आपने ओवाई एक्सिस पे क्या लिखोगे, यहाँ पे बताइए? इनकम लिखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, वहां पे प्राइस लिखा ना, यहाँ पे इनकम आ जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा। तो इनकम के चेंज हो जाने पर भी आपकी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, इनकम कितनी भी रहे। वाई इनकम थी तब भी क्यू डिमांड थी, वाई वन हो गई तब भी ये है, और वाई टू हो गई तब भी ये है। when percentage change in demand is less than percentage change in income। जब y इनकम थी तो क्वांटिटी डिमांडेड q था, जैसे ही ये y1 हो गई, डिमांड इंक्रीज हुई बट इनकम के कंपैरिजन में कम से। जैसे अगर ये 10% से इंक्रीज हुई तो ये 8% से ही हुई, तो y1 से q1। आपने डाउनवर्ड स्लोपिंग तो नहीं बना दी किसी ने? वैसे तो नहीं बनाया नेगेटिव स्लोप वाले, वहां से कॉपी करने के चक्कर में? इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। व्हेन परसेंटेज change in demand is equals to percentage change in दोनों में इक्वल चेंज करना है। P और Q, सॉरी, P और Q नहीं, Y और Q, और ये Y1 और Q1। ये Y थी तो ये Q थी, जैसे ये Y से Y1 हो गई इनकम 10%, तो ये Q से Q1 भी 10%। किसी में भी आप परसेंटेज चेंज मेथड निकाल लो, आपको फॉर्मूले की वही वैल्यू आएगी जो ऊपर लिखी हुई है। when percentage change in demand is more than percentage change in income। इसमें
डिमांड में ज्यादा से चेंज होगा। वाई और क्यू, जैसे ये y1 हुई तो ये बहुत ज्यादा से चेंज हो गई q1 तक। कैसे? ये y थी तो ये q थी, और ये y1 हो गई तो ये q1 हो गई। दैट मीन्स अगर ये 10% से इंक्रीज हुई तो ये 15% से इंक्रीज हो गई। when demand change from 0 to infinity, 0 to infinity, irrespective of कांस्टेंट इनकम। इनकम कांस्टेंट है, उसके बावजूद डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। वाई और, एक मिनट इसको ना सही बनाओ। यहाँ पे तो इनकम कांस्टेंट है ना अपनी, तो इसको कांस्टेंट बना दिया। वाई, वाई पे ही क्यू डिमांड होती है, इसी पे Q1 हो जाती है, और इसी पे ही Q3 हो जाती है, दैट मीन इन्फिनिटी हो जाती है। सेम केसेस है, पांचों केस वहां थे, पांच केस यहाँ है। इसका दूसरा नाम क्या है? यहाँ मैंने नाम नहीं लिखे सबके वापस। इसको वर्टिकल का भी बोलते हैं, उसको कौन सा बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, लास्ट वाले को। इसको स्टीपर बोलते हैं, देखिए इसकी स्टीपर है, ये कैसा हो जाएगा? फ्लैटर। इसका पूरा नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका रिलेटिवली इलास्टिक या सॉरी रिलेटिवली इनइलास्टिक या सिर्फ इनइलास्टिक, इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। उसके बाद बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, और लास्ट वाला परफेक्टली इलास्टिक। ये वाला होमवर्क दिया था मैंने। अब तो आपको याद आया ना कि कुछ दिया था? अब भी नहीं आया आप लोगों को याद? गर्ल्स में आ गया ना? हाँ, मुझे भी थोड़ा बिलीव होना चाहिए कि मैंने सच में बोला था, वरना मुझे लग रहा मैंने बोला ही नहीं है। कुछ बच्चों को तो अभी भी नहीं आया है। चलो, तो अपना इनकम इलास्टिसिटी वाला कंप्लीट हो चुका है, और हमने उस दिन दो केसेस देखे थे, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स और इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। जहां पे भी इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन, तो कौन से गुड्स है? नॉर्मल। और जहां पे भी इनकम और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है, कौन से गुड्स होंगे? इंफीरियर गुड्स। अब तीसरी कौन सी है अपनी? क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, दो कंप्लीट हो गई, प्राइस, इनकम। थर्ड कौन सी है? क्रॉस इलास्टिसिटी। हेडिंग डालिए क्रॉस इलास्टिसिटी। इसमें सिर्फ देखिए आपके दो टॉपिक बचे, तो इस वीक में इसका टेस्ट भी होगा आपका, तो पढ़ लेना आप। फ्राइडे या सैटरडे को कंप्लीट होने वाला है टॉपिक अपना। और लॉ ऑफ डिमांड से कितना वेटेज था इसका? 10%। ठीक है, इसमें आपके तीन यूनिट है। लॉ ऑफ डिमांड 10% किस किस का है? लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, और लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड में से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसका टेस्ट होगा आपका इस वीक में। अब हेडिंग डालिए, थर्ड क्रॉस इलास्टिसिटी।
क्या हुआ, हो गया ना ये वाला। थर्ड लिखिए। बस इसके बाद फोर्थ और बाकी है अपनी एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। अच्छा, हम लोग क्रॉस गुड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्रॉस गुड्स पढ़ चुके हैं ना। क्रॉस गुड्स मतलब दो गुड्स होते हैं जिनको हम रिलेटेड गुड्स भी बोलते हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? आप पीछे से बताएंगे। आप थे उस क्लास में? आपके पास तो इकोनॉमिक्स से थी ना पहले। हाँ, तो कोई एग्जाम्शन नहीं है। किस किस के पास इकोनॉमिक्स नहीं थी? एक दो बच्चे ही होंगे, बस एक। आपको तो याद होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थोड़ा थोड़ा। ऐसे कैसे भूल सकते हो आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कॉम्प्लीमेंट करना एक दूसरे को, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करना। तो दो गुड्स एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अब बताइए, एग्जाम्पल बता दीजिए। कार और पेट्रोल, पेन और इंक। कितना इजी देखिए। और सब्स्टिट्यूट मतलब एक दूसरे को रिप्लेस करना। तो वो गुड जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज हो सकते हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे को कंप्लीट करते वो कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये भूलने वाली चीज नहीं है ना, ऐसी चीजें नहीं भूलनी है आपको। क्रॉस इलास्टिसिटी में लिखिए। क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स क्रॉस इलास्टिसिटी मीन्स इलास्टिसिटी between related goods। that means I का मतलब होता है that means cross elasticity in case of complementary goods। इसको ऐसे करके स्पेस छोड़ देना थोड़ा सा। और एक लिखिए क्रॉस इलास्टिसिटी, बस हमें वहां पे लिखना है, इसमें नेगेटिव रहेगी पॉजिटिव। क्रॉस इलास्टिसिटी इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। बताइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन था? पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? नेगेटिव था। कैसे था नेगेटिव? पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज होंगे तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो दूसरे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। तो जब भी दो फैक्टर्स में इनवर्स रिलेशन होगा तो इलास्टिसिटी कैसे आएगी आपकी? नेगेटिव। नेगेटिव में ही तो आंसर आएगा यहाँ पे आपका। जैसे हमारे इनकम और इंफीरियर गुड्स में हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव आएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव। ठीक है, टी की प्राइस इंक्रीज तो कॉफी की डिमांड इंक्रीज, स्लाइस की प्राइस इंक्रीज तो स्लाइस की डिमांड इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला सिंपल सा वही परसेंटेज चेंज मेथड वाला। क्या होता है परसेंटेज चेंज मेथड का फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें भी ये लिख लीजिए। बस इसमें होगा क्या, एक की प्राइस लेनी है दूसरे की डिमांड लेनी है। ठीक है, ई और सी ऐसे लिखिए। इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस गुड्स, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। किसी भी एक्स गुड्स की आपको प्राइस दे रखी होगी, वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। फॉर्मूला भी वही, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा पी। नो चेंज इन फॉर्मूला। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई पी अपॉन डेल्टा
जिसकी प्राइस ले रखी हो उसकी प्राइस ले लेना, जिसकी क्वांटिटी ले रखी हो उसकी क्वांटिटी ले लेना। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करिए, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। एक क्वेश्चन, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी। जब एक्स कमोडिटी की प्राइस थी 1000 रुपये, तो कोई डिमांड फॉर वाई करता था 800 यूनिट। जैसे ही इसकी प्राइस हो गई इंक्रीज, यहाँ पर इसकी डिमांड हो गई, आपको बताना है इलास्टिसिटी, और लास्ट में ये भी बताना है कौन से गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट है। प्राइस ऑफ एक्स और डिमांड ऑफ वाई। किसी गुड्स की प्राइस जब 10 रुपए थी तो वाई की डिमांड थी, किसी गुड्स की प्राइस जब 100 रुपए थी तो वाई की डिमांड थी 500 यूनिट। जैसे इसकी प्राइस हो गई 105 रुपए, इसकी डिमांड हो गई 400, 400 नहीं 300 कर लो। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपको बताना है कि ई और सी क्या होगा और कौन से गुड्स, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री और कौन से सब्स्टिट्यूट है। दूसरे का देखिए, दो आंसर हमारे पास आए, एक तो इन्होंने बताया 0.8 और इसका, और क्या क्या आया आप लोगों के, इसका 1.25 और 8, तो बहुत ज्यादा आ गया, चलो कोई ना। इसका तो पॉजिटिव आया आपका और वहां पे नेगेटिव आया, तो ये कौन से गुड्स है, सब्स्टिट्यूट, वो कौन से कॉम्प्लीमेंट्री। आपके दोनों कैसे गलत आ गए, क्या किया आपने, एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी सबका पीछे यही आंसर आ रहा है। काम्या हो गया, ठीक है।
महक कितना आया? दिखाओ आपकी कॉपी क्या किया। EC is equals to डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई P अपॉन डेल्टा P। डेल्टा Q Q माइनस Q1 करो या Q1 माइनस Q करो, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, तो हमको माइनस साइन कंसिडर ही नहीं करना है। डेल्टा Q कितना आएगा? 200 या माइनस 200 लिख लेते, Q माइनस Q1। ओरिजिनल क्वांटिटी 800, P मतलब ओरिजिनल प्राइस और डेल्टा P मतलब माइनस का 200। तीन जीरो से सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट, या 200 से 200 कट, कितना बचा? 10 डिवाइड बाय कितना आएगा? 1.25। यहाँ पर डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाय P अपॉन डेल्टा P। डेल्टा Q कितना आएगा यहाँ पर? इन दोनों का डिफरेंस 200 प्लस का Q कितना आएगा? 500। ओरिजिनल प्राइस 100, डेल्टा P माइनस का 5। ठीक है, ठीक है, माइनस का 8। ये डेटा मैंने हाइपोथेटिकल लिया था इसलिए ये -8 आ गया, वरना इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आती है आपकी। ठीक है, बट आपने किया सही है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? महक आ गया था आपका आंसर? चलो अब अपन बुक के क्वेश्चन करते हैं जो अपनी बुक में दे रखे। एक बार सब कर लीजिए पहले ये। हो गया? क्या हो रहा है पीछे? देखिए अपना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे क्वेश्चन हो गए। सिक्स्थ शायद उस दिन किया था, वो कार वाला सिक्स्थ क्वेश्चन होगा। ये वाला क्वेश्चन था, इसको आज कर लेना घर पे जाके जिन बच्चों ने नहीं किया है। आज मैंने आपको कुछ नहीं बोला है, लेकिन आप ये मत सोचना हमेशा ऐसा ही चलेगा। ठीक है, सिक्स्थ हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आंसर ये दिख गया आपको? कोई ना, देख लो, ये तो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दे रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, अ शॉपकीपर सेल्स ओनली 2 ब्रांड्स ऑफ नोटबुक। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 2 ब्रांड ऑफ नोटबुक अपने आप में कौन से गुड्स है? कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट? सब्स्टिट्यूट होंगे ना, या तो ए नोटबुक, गुड्स तो एक ही है नोटबुक, तो उसकी ब्रांड कितनी है? 2। ए ब्रांड का खरीद लो या बी ब्रांड का खरीद लो, अपने आप में क्या होंगे? सब्स्टिट्यूट गुड। और नाम क्या दे दिए? इंपीरियल एंड रॉयल। दैट मीन हमें पता लग गया है कौन से गुड से? सब्स्टिट्यूट। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइस ऑफ इंपीरियल राइजेस बाय 10%, इंपीरियल की प्राइस जैसे 10% से इंक्रीज होती है, रॉयल की भी, रॉयल की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज। ठीक है, इंपीरियल और रॉयल, इस नोटबुक की प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हुई?
10% से। जैसे इसकी प्राइस इंक्रीज हुई, लोगों ने ये वाली नोटबुक खरीदना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी डिमांड कितने परसेंट से इंक्रीज हो गई? 15% से। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिमांड कितना था? 15% और प्राइस कितना था? 10%, 1.5। और सब्स्टिट्यूट गुड्स इसलिए हमेशा किसमें आएगी? पॉजिटिव में। ये देखिए, द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन टू गुड्स एक्स एंड वाई इज नोन टू बी 0.8। इफ द प्राइस ऑफ गुड्स वाई राइजेस बाय 20%, हाउ विल द डिमांड फॉर एक्सचेंज? करके बताओ फटाफट, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। और जो मैंने जैसे सातवां आपको घर से करना है, अच्छा इस सातवें में तो कुछ खास है नहीं है, तो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। कितना आया? ये तो बहुत इजी सा है, सबका हो गया होगा। EC इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखोगे? ऊपर लिख रही हूं मैं, EC की वैल्यू दे रखी है -0.8। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? दे नहीं रखा, हमें निकालना है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस दे रखा है 20%। तो x की वैल्यू के लिए इसको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू 20% मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो कितना आ जाएगा? 16%। अब देखो ये नेगेटिव दे रखी है, तो इसका मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे प्राइस में क्या दे रखा था? इंक्रीज। तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज। तो 16% से डिक्रीज हो जाएगी। और इससे कंक्लूजन क्या निकला? एक्स और वाई कौन से गुड्स है? नेगेटिव में आंसर दे रखा है तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ये करके बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 9। द प्राइस ऑफ, पहले पढ़ो क्वेश्चन को आराम से। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज ₹30। At this price 5 kg of tea is demanded. If the price of coffee rises from 25 to 35 rupees per kg, quantity demanded of tea rises from 5 kg to 8 kg. Find out the cross price elasticity of demand. तो यहाँ पे डायरेक्ट ही दे रखा है टी है और दूसरा क्या है? कॉफी है। इसका मतलब कौन से गुड्स है? सब्स्टिट्यूट। आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का सही तरीका है, देखो ये वाली लाइन का तो कोई सेंस नहीं है। आपको बाद में प्राइस और क्वांटिटी दोनों दे रखा है। प्राइस क्या दे रखी है? 25 से 35 हो गई, तो क्वांटिटी कितनी हो गई थी? 5 से 8 kg। ये हो गया अपना P1 Q1 कर लो, डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई P अपॉन डेल्टा P। अपना सब करना है सबको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाली लाइन रहती है इसका कोई सेंस नहीं है अभी, ये तो ओरिजिनल दे रखा है। देखते एक तो आ गया 0.5। ठीक है, इसमें इन दो का रिलेवेंस है 25 से 35 और 5 kg टू 8 kg, क्योंकि हमें चेंजेस वाली लेनी है। हो गया सभी का? कितना आंसर आया? 1.5। ठीक है, तो इसमें कर रखा होगा सही है आप सभी का। कितना आ गया? 1.5 पॉजिटिव। अब देखिए लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिख रखा है? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ टी इज पॉजिटिव 1.5, शोइंग दैट द डिमांड ऑफ टी इज हाईली इलास्टिक विद रेस्पेक्ट टू कॉफी। हाईली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इज मोर देन 1। मोर देन 1 आई है अपनी। द पॉजिटिव साइन शो दैट टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये वाला करिए। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। आप टी शर्ट क्यों नहीं पहन के आए?
बाहर से आए, वो घर से नहीं आए, गाँव गए थे अपने। सबकी पॉकेट में होना चाहिए ये वाला। नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको तो करने से पहले ही पता लग जाना चाहिए, शुगर और क्या दे रखा है, टी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव होगी ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से। अब अपनी नई इलास्टिसिटी क्या है, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। ये लास्ट बची, इसकी हेडिंग डालिए। अच्छा एक मिनट रुकिए, चलिए लिखिए। फोर्थ एंड लास्ट एडवर्टाइजमेंट ये तो आप अपने आप ही बना सकते हो, बताइए इसमें क्या होगा। पांच ही तो वैल्यू हमारे पास, इसमें आप जीरो और इन्फिनिटी को इग्नोर कर दो, बची तीन। इज इक्वल टू वन, लेस देन वन, मोर देन वन। सब जगह प्राइस वाले में प्राइस से कंपेयर कर रहे थे डिमांड का, इनकम वाले में इनकम से कंपेयर कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट में एडवर्टाइजमेंट में करेंगे। दैट मीन्स एडवर्टाइजमेंट पे जितना खर्चा बताया करा, सेम परसेंट से डिमांड में चेंज हुआ तो इज इक्वल्स टू वन। एडवर्टाइजमेंट में जितना खर्चा इंक्रीज किया, डिमांड में उससे ज्यादा से चेंज हो गया। समझ लीजिए एडवर्टाइजमेंट में 10% से इंक्रीमेंट किया, बट डिमांड आपकी मार्केट में 15% से इंक्रीज हो गई, तो ई क्या हो जाएगी, मोर देन वन। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपने 10% से इंक्रीज करा, बट डिमांड आपकी 8% से इंक्रीज हो पाई, तो ई क्या हो जाएगी, लेस देन वन। तीन केसेस बनेंगे, ठीक है। क्या जीरो वाला केस बन सकता है? बन तो सकता ही है, मना किसने किया। जैसे इसको नहीं करना है, यहाँ पे क्या बताएंगे हम, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी। आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करते हो तब भी आपकी क्वांटिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसका मतलब आपकी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की टेक्निक बहुत खराब है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हो तो मेन पर्पस क्या है, सेल इंक्रीज हो, मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो, तो जनरली केस नहीं बनेगा। क्या नेगेटिव वाला केस बन सकता है? कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करो और डिमांड कम हो गई, नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कोई भी पर्सन अपनी नेगेटिव मार्केटिंग क्यों करेगा खुद से, है ना। तो इसलिए वो नेगेटिव वाला केस यहाँ पे नहीं बनेगा। इसमें डायरेक्ट लिख लीजिए, देयर आर थ्री केसेस। परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट, सॉरी एडवर्टाइजमेंट डिमांड लिखिए, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ई क्या होगी अपनी, ई इज लेस देन वन। परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर इज
इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड is equals to 1 percentage change in demand is more than percentage change in advertisement expenditure. डिमांड में ज्यादा से चेंज हो गया, दैट मीन डिमांड ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो ई भी अपनी रहेगी ज्यादा. चेंज इन एडवर्टाइजमेंट expenditure is more than 1. ठीक है, तो अब आप आज का होमवर्क लीजिए. वो हाँ आप लिख ही लो, ज्यादा बेटर, क्योंकि आप भूल जाते हो, याद तो आपको रहता नहीं है. पहले लिख लीजिए. आपको क्या करना है, मॉड्यूल में मॉड्यूल खोलना तो आएगा ना सबको, ये बहाना नहीं चलेगा कि मॉड्यूल ही नहीं खुला था अब तो, क्योंकि वो अपन प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ऐसा नहीं आप नया बहाना ढूंढ लो, कोई करके लाने सबको. ये सभी का नोट हो गया. देखिए इसमें अपना कौन सा टॉपिक बचा एक बार तो देख लो. अच्छा इसका फॉर्मूला तो लिखो, फॉर्मूला नहीं लिखा, यही लिख लो यहीं से. इसमें परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगेगा, उसमें लिखो एक बार. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट. एक ये वाला केस भी बन सकता है, जीरो वाला, हमने पहले ही देख लिया कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज हो रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ई इज इक्वल टू जीरो वाला केस भी बन सकता है. ये मत लिखना अभी, लिखो तो लिख लो इसको, ऐसे लिखना डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन डेल्टा ए, ऐसे. वहां पे पी की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ ए आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब देखिए. देखिए आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे टाइप करोगे सीए फाउंडेशन स्टडी मटेरियल, 2025 डालोगे 24 डालोगे सेम चीज आएगी. यहाँ पे स्टडी मटेरियल में जाओगे, फाउंडेशन कोर्स में जाओगे, पेपर 4 2025. अभी हम चैप्टर 2 पढ़ रहे, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इसमें हमारा लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो चुका है, बट इन तीनों यूनिट के क्वेश्चन कहाँ दे रखे हैं, यूनिट 3 में. ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना है ऐसे. ठीक है, फिर आप इसके लास्ट पेज पे आ जाना जहाँ पे चैप्टर, और आपको कहां से करने क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर जहां तक डिमांड के वहां तक सारे. और डिमांड के क्वेश्चन कहां तक है, कुछ तो अपन ने करे भी थे क्लास में. ठीक है, ये भी डिमांड का है, पॉइंट इलास्टिसिटी 31, 32, 33 तक है. हालांकि इसमें एक दो टॉपिक बाकी है अपने, लेकिन आप इसमें 30 जो आपके एमसीक्यू दे रखे वो पढ़ के आना. कौन कौन से दो टॉपिक बाकी मैं बता देती हूँ. एक तो हमें पढ़ना है एक्सेप्शन, हमने नहीं पढ़े, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. एक और पॉइंट है जो आपका शायद 11-12 में नहीं हुआ करता था, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस और डिमांड में हमेशा इनवर्स रिलेशन होगा. तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें अपनी तरफ से कुछ
लॉजिक देने हैं, प्रूफ करना पड़ता है ना कभी कभी आपको मैथ में, x इज इक्वल टू वाई, ए इज इक्वल टू बी, सो इसका कंक्लूजन निकाल के x इज इक्वल टू बी भी हो गया। तो ये कंक्लूजन हमें निकालना पड़ेगा किससे, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो दो टॉपिक बचे, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और एक और बचा है इसको फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन छोटे छोटे टॉपिक बचे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस 30 क्वेश्चन में से जितने आपसे हो रहे उतने आप कल करके आएंगे, ठीक है। बाकी का अपना कल पढ़ेंगे। हैव अ ग्रेट डे।